हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के बारे में। इस सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में हम एंटीजन स्पेसिफिक, एंटीजन नॉन स्पेसिफिक जो साइटोटॉक्सिसिटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कैसे जो टी सेल है, टी लिम्फोसाइट हैं, वो कैसे साइटोटॉक्सिसिटी करती हैं, उसके कौन कौन से पाथवे हैं। हम 2 पाथवे के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद हम कि जो एंटीजन नो स्पेसिफिक जो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है उसके अंदर हम नेचुरल किलर सेल कैसे साइटोटॉक्सिसिटी शो करती हैं, कैसे जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है और किस तरीके से जो मैक्रोफेजेस हैं वो साइटोटॉक्सिसिटी को शो करेंगी। तो इन सब को हम एक ही वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही है, ये एक दूसरे से रिलेट करती है। ये सभी, चाहे वो टी सेल है, एन के सेल है, चाहे वो मैक्रोफेज मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है, ये सभी एक ही हेडिंग के अंडर आती हैं। जो टॉपिक है सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ये सभी सब टॉपिक को अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा, जिसके अंदर जैसे हम 2 तरीके से एंटीजन स्पेसिफिक एंड एंटीजन नॉन स्पेसिफिक सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेंगे कि कैसे टी सेल का मैकेनिज्म होता है, कैसे एन सेल का मैकेनिज्म होता है साइटोटॉक्सिसिटी के लिए, और कैसे जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है वो कैसे वर्क करती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जिसे हम एडीसीसी बोलते हैं। एंड जो मैक्रोफेजेस है वो किस तरीके से साइटोटॉक्सिसिटी को शो करती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि जो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है एक्चुअल में वो है क्या। ये एक प्रोसेस होती है बाय विच पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स आर आइडेंटिफाइड एंड एलिमिनेटेड, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो अफेक्टेड सेल है, पैथोजन से इन्फेक्टेड सेल है, उनको पहचान के और उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी प्रोसेस के थ्रू। ये इंक्लूड करती है आइडेंटिफिकेशन को और एलिमिनेशन को। किसके आइडेंटिफिकेशन, किसके एलिमिनेशन को? स्पेसिफिक एंटीजन प्रोड्यूसिंग अल्टर्ड सेल, कि अल्टर्ड सेल जो अपनी नॉर्मल सिचुएशन से चेंज हो गई हो, जो कि नॉन नॉर्मल हो, नॉर्मल सेल नहीं है, जैसे कि कैंसरस सेल, कि कोई भी अल्टर्ड सेल जो कि नॉर्मल नहीं है और वो एक पर्टिकुलर तरीके का, स्पेसिफिक तरीके का एंटीजन प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी सेल को आइडेंटिफाई करके और उसे बॉडी से एलिमिनेट करना हम पढ़ते हैं सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के अंदर। ये एंटीजन स्पेसिफिक सेल या फिर एंटीजन नॉन स्पेसिफिक सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, और ये अल्टर्ड सेल को एलिमिनेट करती है स्पेसिफिक मैनर में भी और एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर में भी। जैसे एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स की हम बात करें तो उसमें CD8+ TC सेल आएंगी, जिन्हें हम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट CTLs भी नाम देते हैं। एंड दूसरी आती है CD4+ TH सेल, जिनका रोल डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 है, जिसे हम डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, उसके अंदर ये रोल प्ले करती है। तो CD8+ TC सेल और CD4+ TC सेल। एंटीजन नॉन स्पेसिफिक सेल इंक्लूड करती है नेचुरल किलर सेल को, मैक्रोफेज को, न्यूट्रोफिल्स को एंड इस्नोफिल्स को। इसके अलावा इसी के अंदर हम ADCC भी पढ़ते हैं। एंटीजन स्पेसिफिक सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें तो जो साइटोटॉक्सिसिटी है टी लिम्फोसाइट की वजह से, और वो किल करती है टारगेट सेल को। तो जो टारगेट सेल है, जो अल्टर्ड सेल है, उसको किल किया जाता है टी सेल के थ्रू। वंस एक्टिवेटेड मैच्योर CTL, कि एक बार जो मैच्योर साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, एक बार वो एक्टिवेट हो गई, तो एक्टिवेट होने के बाद वो इनिशिएट करती है किलिंग को बाय अटैचिंग टू टारगेट सेल, कि जो टारगेट सेल है उस टारगेट सेल के साथ में अटैच होके उसे किल करने का काम करती है CTL, जब एक बार वो एक्टिवेट हो गई तो। जो टी सेल रिसेप्टर CD3 मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है CTL सेल के ऊपर, की जो साइटोटॉक्सिक
टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर और CD3 मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को विद एसोसिएशन ऑफ क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑन टारगेट सेल, कि टारगेट सेल के ऊपर जो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल है उसके थ्रू एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेंगी। किलिंग ऑफ CTL इज थॉट टू अकर बाय 2 पाथवे, कि जो CTL है वो अपना काम 2 पाथवे के थ्रू करती है। जो फर्स्ट पाथवे है वो प्रीडोमिनेंट पाथवे है, ये इन्वॉल्व करता है एक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस को। जो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो ग्रैन्यूल्स के अंदर भरे हुए मिलते हैं टी सेल के अंदर। जैसे टी सेल है इसके अंदर ये ग्रैन्यूल्स है और इन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस है वो भरे हुए मिलेंगे। जो एंटीजन स्पेसिफिक TCL है वो इंटरेक्ट करेंगी एप्रोप्रिएट टारगेट सेल के साथ में और उसके साथ में वो कॉन्जुगेट होंगी। जो ये कॉन्जुगेशन वाला स्टेप आता है ये एनर्जी रिक्वायर्ड स्टेप है, इस स्टेप में एनर्जी देनी पड़ती है और ये कैल्शियम डिपेंडेंट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर कैल्शियम होना ज़रूरी है, तो कैल्शियम डिपेंडेंट और इस स्टेप में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उनका कॉन्जुगेशन बन सके। जैसे ये अटैचमेंट हो गई, अटैचमेंट होने के बाद में जो CTL है वो मोबिलाइज करेगी अपने ग्रैन्यूल्स को और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन होगी वो टारगेट सेल की तरफ की डायरेक्शन होगी। जैसे कि ये CTL है, यहाँ पर टारगेट सेल है, तो इस डायरेक्शन में जो अपने ग्रेन्यूल्स हैं उनको जो TCL सेल है वो डायरेक्ट करेगी और रिलीज़ करेगी अपने कंटेंट को इन ग्रेन्यूल्स को ऑन टू टारगेट सेल, कि जो टारगेट सेल है उसके ऊपर अपने कंटेंट को अपने ग्रेन्यूल्स को ये रिलीज़ कर देगी। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रेन्यूल के वो टारगेट सेल को किल करने का काम करते हैं और वो कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं, परफोरिन और ग्रेन एंजाइम, कि जो ग्रैन्यूल्स है उनके अंदर परफोरिन प्रेजेंट होगा और ग्रेन एंजाइम है। ग्रेन एंजाइम को फ्रेगमेंटिन्स भी बोलते हैं। ये सेट है सीरीन प्रोटीएजेस का, कि जो सीरीन प्रोटीएजेस हैं उनका एक पूरा सेट होता है जिसे हम ग्रेन एंजाइम बोलते हैं और मेनली इसमें होता है ग्रेन एंजाइम बी जो कि टारगेट सेल के अंदर जाके उसे इंड्यूस करता है उसकी एपोप्टोसिस, उसकी डेथ को। जो परफोरिन है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि पॉलीमराइज होगा और वो पॉलीमराइज होने के बाद में मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स की फॉर्मेशन करता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल या फिर पोर्स की फॉर्मेशन करता है टारगेट सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। इसका जो पॉलीमराइजेशन है वो कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोसेस है, कि जब ये पॉलीमराइज होगा तो इसे कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी फॉर पॉलीमराइजेशन। अब जो ये ग्रेन एंजाइम बी है, पहला ऐसे माना जाता था कि जो परफोरिन है वो सरफेस के ऊपर पोर्स बनाएगा और उसके पोर बनाने के बाद में जो ग्रेन एंजाइम है वो उस पोर के थ्रू, कि जैसे कोई सेल है यहाँ पर परफोरिन ने पोर बनाया, फिर पोर बनाने के बाद जो ग्रेन एंजाइम बी है वो इस सेल में एंटर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा देखा गया है कि ये एंडोसाइटिक प्रोसेस जो एंडोसाइटोसिस होती है उसके थ्रू ग्रेन एंजाइम भी सेल के अंदर एंटर करता है, कि ऐसे एंडोसाइटिक वेसल बनेगा और उसके थ्रू ग्रेन एंजाइम भी एंटर करता है। बहुत सारी जो टारगेट सेल हैं उनके ऊपर ग्रेन एंजाइम को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का क्या नाम है, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर। ये टारगेट सेल के ऊपर होता है और ये किसे रिसीव करता है, ग्रेन एंजाइम बी को। मतलब ये ग्रेन एंजाइम बी के साथ में बाइंड करेगा और उसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स को वेसिकल के थ्रू अपने अंदर टारगेट सेल अंदर ले लेगी। और जो परफोरिन है वो इंटरनलाइज एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे परफोरिन भी अंदर जाएगा जो कि पोर की फॉर्मेशन करता है और रिलीज करवाता है ग्रेन एंजाइम बी को वेसिकल से साइटोप्लाज्म ऑफ टारगेट सेल में। जैसे ये कोई टारगेट सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर मैनोज 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है, मैनोज 6 फॉस्फेट के ऊपर क्या आया, ग्रेन एंजाइम बी। ये अंदर कैसे जाएगा, वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू ये अंदर गया। जब वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू ये अंदर गया तो ऐसे ये प्रेजेंट है। अब उसी टाइम पे जो परफोरिन है वो अंदर गया, परफोरिन क्या करवाएगा, इस वेसिकल के ऊपर पोर बनाएगा, छेद बनाएगा, होल बनाएगा और इसे जो ये ग्रेन एंजाइम बी है इसे यहाँ से बाहर निकालेगा और फिर ये ग्रेन एंजाइम इस सेल में एपोप्टोसिस करेगा, इसकी डेथ करेगा। पहले ऐसा माना जाता था कि जो टारगेट सेल है उसके ऊपर परफोरिन
होल बनाएगा, पोर बनाएगा और उसके थ्रू ग्रेन एंजाइम भी एंटर करता है। लेकिन अब ऐसे ही जो ये वाली प्रोसेस है ऐसी सामने आई है। देन ये जैसे टारगेट सेल, इसके ऊपर एमएचसी एक्सप्रेस करती है स्पेसिफिक एंटीजन को। उस एंटीजन को पहचानने के लिए टी सेल रिसेप्टर, जो कि टी सी सेल के ऊपर है, टी सेल रिसेप्टर और CD8+ है। बाहर जो ये टी सी सेल, एक्टिवेटेड टी सी सेल, ये ग्रेन एंजाइम एंड परफोरिन को रिलीज करेगी। जो परफोरिन चैनल है वो बनेगा जिसके थ्रू ग्रेन एंजाइम भी अंदर जाएंगे, ऐसा पहले माना जाता था। ग्रेन एंजाइम ट्रिगर एपोप्टोसिस ऑफ टारगेट सेल। तो आप दोनों तरीके से डायग्राम बना के दिखाओगे, इस तरीके का डायग्राम भी बना के दिखाओगे और ऐसे वेसिकल की फॉर्मेशन का डायग्राम भी आपको बना के दिखाना है। जो एपोप्टोसिस होती है वो एटीपी डिपेंडेंट होती है कि साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल ट्रिगर डेथ इन टारगेट सेल, कि जो ये साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल है ये इस टारगेट सेल के अंदर डेथ को ट्रिगर करते हैं। वाई द एक्शन ऑफ परफोरिन एंड ग्रैन्यूल protease the GRAN enzyme. GRAN enzyme B trigger apoptosis through direct activation of caspase or indirectly by mitochondrial release of cytochrome C and activation of apoptosome. और ये एक जो एपोप्टोसिस है वो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, या तो सीधा कैस्पेज को एक्टिवेट कर दो या फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम सी है उसे रिलीज़ करवा दो, और जिसकी वजह से जो एपोप्टोसोम है उसका एक्टिवेशन होगा। ये है पहला पाथवे। दूसरा पाथवे क्या होगा? अगर हम बात करें सेकंड पाथवे की, तो ये होता है थ्रू इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल फाज लिगेंड ऑन CTL विद फाज, कि फाज जो रिसेप्टर है उसका फाज लिगेंड के साथ में इंटरेक्शन, और जो फाज लिगेंड है वो CTL के ऊपर है। फाज है वो एक सरफेस मॉलिक्यूल है जो कि मैनी टारगेट सेल के ऊपर एक्सप्रेस होगा। बहुत सारी टारगेट सेल हैं जिनके ऊपर जो फाज है मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है, और उसको पहचानने के लिए जो CTL है उसके ऊपर फाज लिगेंड प्रेजेंट होता है। इनका जो इंटरेक्शन है वो टारगेट सेल के अंदर एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करवाएगा। जो फाज है उसका जो साइटोसोलिक टेल है उसमें डेथ डोमेन प्रेजेंट होगा, और जो ये डेथ डोमेन है जब ये एक्टिवेटेड होगा तो ये अडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, और ये अडेप्टर प्रोटीन स्पेसिफिक प्रोकैस्पेज को रिक्रूट करवाएंगे, जैसे कि प्रोकैस्पेज 8। फिर प्रोकैस्पेज 8 का क्लस्टर बनेगा। फिर ये जो प्रोकैस्पेज 8 है ये एक्टिव होंगे कैस्पेज 8 में। जो प्रोकैस्पेज 8 है ये इनएक्टिव स्टेज में है, फिर ये एक्टिव किया जाएगा कैस्पेज 8 मॉलिक्यूल में, और फिर ये इनिशिएट करवाएगा प्रोटियोलिटिक कैस्पेज कैस्केड पाथवे को, जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होगी। तो ये हमने सेकंड पाथवे में देखा कि किस तरीके से सेकंड पाथवे में जो फाज और फाज लिगेंड है वो काम आते हैं। कि जो फाज है वो तो टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट है, और जो फाज लिगेंड है वो CTL के ऊपर प्रेजेंट है। इनका आपस में इंटरेक्शन होगा तो जो फाज की साइटोसोलिक टेल है उसके ऊपर डेथ डोमेन है वो एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से अडेप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होगा, उसकी वजह से स्पेसिफिक जो प्रोकैस्पेज है उनको रिक्रूट करवाया जाएगा, फिर उन्हें एक्टिव किया जाएगा, फिर उसके थ्रू कैस्पेज कैस्केड चलेगा, और फिर एपोप्टोसिस से डेथ करवा दी जाएगी। जैसे ये TC सेल है इसके ऊपर फाज लिगेंड है, और ये टारगेट सेल है इसके ऊपर फाज है। तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा कि जो CTL से एक्सप्रेस फाज लिगेंड विच बाइंड टू द डेथ रिसेप्टर फाज ऑन द टारगेट सेल, फाज देन रिक्रूट द फाज एसोसिएटेड डेथ डोमेन FADD को, FADD फाज एसोसिएटेड डेथ डोमेन अडेप्टर प्रोटीन टू फॉर्म द डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से जो कैस्पेज 8 है वो एक्टिवेट होगा, प्रो कैस्पेज 8 से कैस्पेज 8 की फॉर्म में आएगा, और जो कैस्पेज 8 है वो कैस्पेज 3 को, और ऐसे धीरे धीरे एपोप्टोसिस की प्रोसेस प्रोसीड करेगी। ये इसका एक सीधा सा डायग्राम है कि जो टी लिम्फोसाइट है उसके ऊपर फाज लिगेंड है, और जो टारगेट सेल है उसके ऊपर फाज है। यहाँ पर इसका डेथ डोमेन है जिससे FAAD एक्टिवेट होगा, जो फर्दर कैस्पेज को एक्टिवेट करवाएगा, कैस्पेज कैस्केड चलेगा और एपोप्टोसिस होगी, जो टारगेट सेल है उसकी डेथ होगी।
तो ये सारा मैकेनिज्म हमने पढ़ा है एंटीजन स्पेसिफिक जो सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है उसके अंदर। फिर हम बात करते हैं एंटीजन नॉन स्पेसिफिक सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी की। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो दोनों तरीके का होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है और एंटीजन नॉन स्पेसिफिक दोनों तरीके का होता है। जो CTL है वो एंटीजन डिपेंडेंट मैनर में यानी कि एंटीजन स्पेसिफिक वे में काम करेगी। जो CTL है वो MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल के थ्रू स्पेसिफिक जो टारगेट सेल है उसके एंटीजन को पहचानेगी। कि यहाँ हमने अभी डायग्राम में देखा था कि जो टारगेट सेल है उसके ऊपर जो MSC है वो MSC एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगी और तब जो TCR है वो उसे पहचानेगा। तो ये स्पेसिफिक मैनर में होता है, एंटीजन स्पेसिफिक होता है। जैसे कि सेल सच एज मैक्रोफेजिस, नेचुरल किलर सेल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, ये एंटीजन नॉन स्पेसिफिक मैनर में काम करते हैं और ये यूज़ करते हैं एंटीबॉडीज़ को एज रिसेप्टर, ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके टारगेट सेल को और उसे मार सके। तो यहाँ पर एंटीबॉडी काम आती है टारगेट सेल को रिकॉग्नाइज करने में और उसे मारने में। तो जो जहाँ पर एंटीबॉडी के ऊपर डिपेंड होगा साइटोटॉक्सिसिटी उसको हम बोलते हैं ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। Chemotactic peptide generated by the activation of complement in response to antigen antibody complex can also contribute in assembling the cell type required for a cell mediated response। कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी का, जो कीमोटैक्टिक पेप्टाइड्स हैं वो जनरेट किए जाते हैं थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स में। जैसे कि जो हम बात करते हैं नेचुरल किलर सेल की, तो जो नेचुरल किलर सेल हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में। यहाँ पर हम मेनली यहाँ की इसकी जो नेचुरल किलर सेल है ये कैसे सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी शो करते हैं उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो जो नेचुरल किलर सेल है वो ट्यूमर सेल को और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करती हैं। कौन कौन सी सेल को? ट्यूमर सेल को और वायरस इन्फेक्टेड सेल को, बाय द प्रोसेस सिमिलर टू दोज एम्प्लॉयड बाय CTL। कि जिस तरीके से जो CTLs हैं वो एक्ट करेंगी उसी तरीके से जो नेचुरल किलर सेल है वो एक्ट करेंगी। इनका जो मैकेनिज्म है वो सिमिलर है और यहाँ पर जो नेचुरल किलर सेल है वो ट्यूमर सेल और वायरस इन्फेक्टेड सेल को अफेक्ट करेंगी, उनको किल करेंगी। जो ये सेल है नेचुरल किलर सेल, इनके ऊपर फाज लीगेंड होगा इनके सरफेस के ऊपर और ये इंड्यूस करती हैं फाज बियरिंग टारगेट सेल को, उनके अंदर डेथ को इंड्यूस करेंगी। कि ऐसी टारगेट सेल जिनके ऊपर फाज लीगेंड है फाज प्रेजेंट है, फाज मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उनके अंदर डेथ को इंड्यूस करती हैं नेचुरल किलर सेल, क्योंकि इनके ऊपर फाज लीगेंड प्रेजेंट होता है फाज मॉलिक्यूल को पहचानने के लिए। वे जो साइटोप्लाज्म है नेचुरल किलर सेल का उसके अंदर परफोरिन और ग्रेन एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हमने दो मैकेनिज्म पढ़े, परफोरिन ग्रेन एंजाइम का और फाज एंड फाज लिगेंड का, वो दोनों नेचुरल किलर सेल भी शो करेंगी जो हमने अभी T सेल के CTL के अंदर पढ़ा था। जो रोल्स है परफोरिन और ग्रेन एंजाइम का नेचुरल किलर मीडिएटेड किलिंग ऑफ टारगेट सेल में बाय एपोप्टोसिस आर बिलीव टू बी सिमिलर टू देयर रोल इन CTL मीडिएटेड प्रोसेस। कि जैसा CTL में होगा वैसा ही नेचुरल किलर सेल में होगा। जो नेचुरल किलर सेल है वो प्रोवाइड करवाती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करवाएंगी अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर पैथोजन। कि हमारी जो सेल के अंदर जो पैथोजन है जैसे कि वायरस है, कुछ बैक्टीरिया है, तो जो सेल के अंदर पैथोजन है उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करवाती है नेचुरल किलर सेल। ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कैसे प्रोवाइड करवाएंगी? बाय किलिंग इन्फेक्टेड सेल अर्ली। कि जैसे ही कोई सेल इन्फेक्टेड हुई उसे तुरंत मार दिया। NK सेल्स किल दोज सेल्स दैट हैव लॉस्ट और रिड्यूस्ड द लेवल ऑफ क्लास 1 MHC। कि NK सेल जनरली उन सेल को मारती हैं, उन सेल को किल करती हैं जिनके ऊपर क्लास 1 MHC का मॉलिक्यूल या तो बिल्कुल ही कम हो गया जिसका लेवल, या फिर बिल्कुल ही रिड्यूस हो गया कि वहाँ पर क्लास 1 MHC है ही नहीं। ये मैकेनिज़्म हम ऑलरेडी जब हमने
एनके सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में पढ़ी थी, तब हमने इसके बारे में बात कर ली थी। फिर भी हम रिपीट करते हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक अलग है। दीज सेल एक्सप्रेस टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर। दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं एनके सेल्स के ऊपर, इनहिबिटरी रिसेप्टर और एक्टिवेटिंग रिसेप्टर। जो इनहिबिटरी रिसेप्टर है वो तो बाइंड करेगा क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के साथ में, और वो ब्लॉक करता है एनके सेल को किलिंग से। और दूसरा जो एक्टिवेटिंग रिसेप्टर होता है वो ट्रिगर करता है एनके सेल को, एनके सेल साइटोटॉक्सिसिटी को, इफ एन इनहिबिटरी रिसेप्टर इज नॉट ऑक्यूपाइड। जैसे ये कैसे काम करता है, कैसे दो रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि यहाँ पर नॉर्मल सेल है, ये अल्टर्ड सेल्फ सेल है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो एमएससी फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट नहीं है, उसका लेवल काफ़ी लो है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये लीगेंड एक्टिवेटरी रिसेप्टर, ये इनहिबिटरी रिसेप्टर। एक्टिवेटरी रिसेप्टर लिगेंड के साथ में बाइंड होगा तो होगा एक्टिवेशन, पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। उस पॉजिटिव सिग्नल को रोकने के लिए इनहिबिटरी सिग्नल जाता है थ्रू इनहिबिटरी रिसेप्टर बाय बाइंडिंग विद क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल। तो अगर क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा जो कि एक्टिवेटरी सिग्नल को रोक देगा, जिससे कोई किलिंग नहीं होगी नॉर्मल सेल की। लेकिन कोई सेल्फ अल्टर्ड सेल है, उसके अंदर सेल्फ जो एमएससी मॉलिक्यूल क्लास 1 एमएससी का मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट नहीं है, उनका लेवल है वो काफ़ी लो हो गया या फिर बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल तो गया लेकिन नेगेटिव सिग्नल नहीं गया, जिस वजह से उस अल्टर्ड सेल की क्या होगी, किलिंग होगी, उसकी डेथ कर दी जाएगी। An activating receptor on NK cell interact with its ligand on normal and altered self cell। इनकी बात की जा रही है। Inducing an activation signal that result in killing. However, interaction of inhibitory NK receptor with class 1 MSC molecule deliver an inhibition signal that counteract the activation signal। कि जो एक्टिवेशन सिग्नल लिगेंड और एक्टिवेटिंग रिसेप्टर के बाइंड करने से हुआ, लेकिन जब एमएससी इनहिबिटरी रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तो ये नेगेटिव सिग्नल आता है, और इस जो पॉजिटिव सिग्नल है उसको काउंटरएक्ट करेगा, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा बाय एनके सेल। बिकॉज क्लास 1 एक्सप्रेशन इज ऑफन डिक्रीज ऑन अल्टर्ड सेल्फ सेल। कि अल्टर्ड सेल्फ सेल के ऊपर जो क्लास 1 मॉलिक्यूल है उसका जो लेवल है, वो एक्सप्रेशन है, वो काफ़ी डिक्रीज हो गया। जैसे कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है या फिर ट्यूमर सेल है, तो जो किलिंग सिग्नल है, जो पॉजिटिव सिग्नल है, एक्टिवेटरी सिग्नल है, वो जाएगा, वो प्रीडोमिनेंट होगा, जिसकी वजह से सेल फर्टर सेल की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा थ्रू नेचुरल किलर सेल। इनके अलावा एक थर्ड टाइप का साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट होता है, आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके जो करेक्टरिस्टिक है वो सीटीएल और नेचुरल किलर सेल के जैसे ही दिखते हैं। कि जो टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी और नेचुरल किलर सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है उसके जैसे इसके करेक्टर है। तो दिस सेल टाइप इज़ नोन एज NKT सेल। ये एक हाइब्रिड है, CTL और NK का हाइब्रिड है, थाइमस में डेवलप होता है, और ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक मेंबर है। मोस्टली ये एक्सप्रेस करेगा इनवेरिएंट TCR एंड मार्कर्स कॉमन टू NK सेल। कि उसके ऊपर TCR और NK सेल मार्कर्स प्रेजेंट हैं, exhibit both helper and cytotoxic activity and kill cells predominantly by phase and phase ligand interaction। ये कंप्लीट हुआ नेचुरल किलर सेल और टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी के दो पार्ट हमने कंप्लीट किए। ADCC जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी है वो हमने टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में पढ़ी थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जब हमने नेचुरल किलर सेल पढ़ी थी सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में, हमने वहाँ पे भी ये अच्छे से डिस्कस की थी, तो आप वहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मैक्रोफेज मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी की। तो सबसे पहले जो मैक्रोफेज है वो क्या है, उसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्या काम करती है, वो सब हमने सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम में पढ़ लिया है। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ मैक्रोफेज का सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम से लिख सकते हैं। उसके रोल क्या है वो हम बताते हैं कि जो कोई भी माइक्रोब या एंटीजन है वो अगर हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो भाग के मैक्रोफेज जाएगी, उसे फेगोसाइटोसिस करेगी, एंटीजन को
दो तरीके से काम करेगी। फिर इंटरल्यूकिन 1 को एक्टिवेट करेगी। इंटरल्यूकिन 1 को एंडोजिनस पायरोजन भी बोलते हैं। ये इनिशिएट करवाता है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को, और जो ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स है ये कॉज करवाते हैं फीवर को, और एक्टिवेट करते हैं दूसरे फेगोसाइटिक सेल को, जैसे कि टी सेल और बी सेल फेगोसाइटो फेगोसाइटिक सेल्स को। तो ये इन सेल को एक्टिवेट करेगा, फीवर लेके आएगा। इसके अलावा जो मैक्रोफेज है वो एंटीजन को जब अपने सरफेस से एनगल्फ करेगा, फेगोसाइटोसिस करेगा, तो रिकॉग्नाइज बाय हेल्पर टी सेल, ऐसी मैक्रोफेज को हेल्पर टी सेल जो टीएच सेल है वो रिकॉग्नाइज करेगी। फिर वो हेल्पर फैक्टर को सीक्रेट करेगी और वो स्टिमुलेट करती है किलर टी सेल को और बी सेल को। जो किलर टी सेल है और बी सेल है, किलर टी सेल सीक्रेट करेगी परफोरिन को, और जो बी सेल है वो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ को, और ये दोनों मिलके उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो जो मैक्रोफेज है उसके क्या रोल है, ये माइक्रोब्स को डिस्पोज करेगी कहाँ कहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड में और लिम्फ में। बहुत सारी मैक्रोफेजेस है वो फ्यूज़ होके एक लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल बनाएंगी, ताकि फॉरेन बॉडी है जो काफ़ी बड़ी फॉरेन बॉडी है उसे पूरी को एक बार में ही एक सिंगल मैक्रोफेज एनगल्फ कर सके। मैक्रोफेज ऑल्सो डिस्पोज डेड टिश्यू सेल एंड नॉन सेलुलर फॉरेन मैटर, कि ये जो डेड टिश्यू सेल है या फिर जो नॉन सेलुलर फॉरेन मटेरियल है उसको भी डिस्पोज करने का काम करती है। इसके अलावा जो मैक्रोफेजेस हैं वो एंटीजन को कैरी करेंगी। मैक्रोफेजेस कैरी एंटीजन ऑफ द एनगल्फ्ड माइक्रोब ऑन देयर सरफेस, कि जो ये माइक्रोब है, एंटीजन है और ये मैक्रोफेज है, इसने इस एंटीजन को एनगल्फ किया, ये इसे अपने सरफेस के ऊपर शो करती है, डिस्प्ले करती है, और ये जो लिम्फोसाइट्स है, जनरली जो टी लिम्फोसाइट है उन्हें शो करेंगी, और ये इन जब डिस्प्ले करती है लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फोसाइट को, इस एंटीजन को, तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसे एक्टिवेट करने का काम करेंगी। मैक्रोफेज है वो इंटरल्यूकिन 1 को सीक्रेट करती है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में, फीवर लाने में और हमारे जो दूसरे सेल्स है इम्यून सिस्टम के उन्हें एक्टिवेट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये रोल है मैक्रोफेज के, क्या क्या रोल है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑफ इम्यून सिस्टम से देख लेंगे। ये इसके पूरे रोल है कि कैसे माइक्रोब को परफोरिन और एंटीबॉडी के थ्रू ये मारेगी, कैसे उसे। तो जो परफोरिन है वो हमने अभी थोड़ी देर पहले परफोरिन का एक्शन पढ़ा, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, तो ये दोनों तरीके से, एंटीबॉडी मीडिएटेड भी और परफोरिन मीडिएटेड भी, तो ये दोनों पाथवे को यूज़ करती है, जैसे एडीसीसी का भी और परफोरिन पाथवे को भी ये यूज़ करेगा। देन उससे पहले हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन देखा था कि कैसे जो नेचुरल किलर सेल है, टी सेल है, उनका मैकेनिज्म चलता है सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी का। तो ये कंप्लीट टॉपिक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।